कहा जाता है कि इतिहास विजेताओं के हाथों लिखा जाता है। जो कोई भी ये कहता है वो अब ये भी कह सकते हैं कि इतिहास उनके हाथों दोबारा लिखा जाता है जिनके पास अपना खुद का नेटवर्क होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि WWE पहले के विवादित कंटेंट को हटा सकते हैं और कभी कभी हटाने को मजबूर हो जाते हैं। वो न सिर्फ अपने खुद के शोज से बल्कि उस सारे ब्रांड्स के शोज से जिन पर WWE का अधिकार है। तो अगर आपको लगता है कि महीने के $9.99 देकर आपको पूरा एक्शन देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि आप गलत हैं और रेसलिंग हिस्ट्री के कुछ बड़े मैच और मोमेंट्स अब केवल दूसरे तरीके से ही देखे जा सकते हैं। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 मोमेंट्स जिन्हें WWE नेटवर्क से हटा दिया गया। शुरू करते हैं। नंबर 10, रॉडी पाइपर वर्सेस बैड न्यूज ब्राउन फ्रॉम रेसलमेनिया 6। WWE नेटवर्क से हटाए जाने वाले ज्यादातर कंटेंट किसी नस्ल के लिए असंवेदनशील होते हैं और रेसलमेनिया 6 में रॉडी पाइपर के बेतुके स्टंट से ज्यादा और क्या कोई अपने निशाने से चूक सकता है अपने विरोधी बैड न्यूज ब्राउन को ये दिखाने के लिए कि उनके बीच के चल रही लड़ाई का उनके स्किन के कलर से कुछ लेना देना नहीं है। रॉडी स्कॉट ने अपने आधे शरीर को काले रंग में रंग दिया। WWE ने 2021 में न सिर्फ शो से पूरे मैच को हटाया बल्कि पाइपर के विवादित प्री मैच प्रोमो को भी हटा दिया। मेरा मतलब असली मैच के बिना प्री मैच प्रोमो रखने का वैसे भी कोई मतलब नहीं था। इसलिए अगर आप WWE नेटवर्क पर जाते हैं और रेसलमेनिया 6 लगाते हैं तो आप ब्रूटस बीफ केक के हाथों से द जीनियस का रिंग के बीच बाल कटते हुए देखने के बाद सीधे स्टीव एलन को बोल्शेविक्स के साथ रशियन नेशनल एंथम प्रैक्टिस करते देखेंगे। पाइपर और बैड न्यूज के पूरे मैच को हटा देने के इस कदम ने कुछ फैंस को चौंका दिया क्योंकि ये पीछे जाकर सिर्फ एक छोटे से मूवमेंट को हटाने का मामला नहीं था बल्कि यहाँ WWE के सबसे बड़े इवेंट के पुराने सीजन के एक बड़े हिस्से को हटाया गया था। नंबर 9, विंस मैकमैन्स सर्वाइवर सीरीज एन बॉम्ब। WWE के ज्यादातर कैरेक्टर्स उतने ज्यादा भड़काऊ नहीं हैं जितने खुद बॉस हैं, वैसे भी पुराने बॉस। अरे यार कितना अजीब लग रहा है ना। मिस्टर मैकमैन फैंस को चौंकने, एंटरटेन करने या उनमें जोश भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, फिर चाहे वो किसी से रिंग के बीच में कुत्ते की तरह भौंकने के लिए कहना हो या अपनी ही बेटी को गला दबा के मारने की कोशिश करना हो। लेकिन 2005 की सर्वाइवर सीरीज के बैक स्टेज सेगमेंट में जेनेटिक जैक हैमर ने हद ही पार कर दी और WWE चैंपियन जॉन सीना से बात करते हुए वो एन से शुरू वाला शब्द बोल दिए। इसे देख बुकर टी हैरानी में पड़ गए और उन्होंने जैक हैमर से पूछा कि क्या उन्होंने सच में वही सुना है जो उन्हें लग रहा है। मिस्टर मैकमैन की गाली को न केवल WWE नेटवर्क से हटा दिया गया है बल्कि इसके पहले का पूरा सेगमेंट जो कहानी को यहाँ तक लेकर आया था उसको भी हटा दिया गया है। भले ही WWE ने ये नफरत फैलाने के लिए नहीं बल्कि मजाकिया अंदाज में किया था, लेकिन $1 बिलियन कंपनी के एक्स चेयरमैन के मुंह से ऐसे शब्द निकलना बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए इसे हटा दिया गया। उसी दौरान WWE नेटवर्क अमेरिका में पिकॉक में बदलने वाला था। अब जब आप ये शो देखेंगे तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल ओपनर के बाद अचानक विमेंस चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। नंबर 8, मिकीज रेसलमेनिया मोमेंट्स। विमेंस चैंपियनशिप मैच और अचानक कट लगने की बात करें तो WWE नेटवर्क से काटे गए एक और बड़े मूवमेंट में ट्रिश स्ट्रैटस भी शामिल हैं। मिकी जेम्स और ट्रिश के बीच की लड़ाई उस समय की सबसे ज्यादा जोश भर देने वाली WWE स्टोरी लाइन्स में से एक थी, जो कि फिल्म सिंगल वाइट फीमेल से इंस्पायर्ड थी, जिसमें मिकी ने एक दीवाने सुपर फैन का किरदार निभाया था जो अपने आइडल के साथ दोस्त से कुछ और ज्यादा ही बनना चाहती थी। रेसलमेनिया 22 में उनके टाइटल मैच को लेकर काफी गर्मा गर्मी चल रही थी और शिकागो के दर्शक जेम्स को नया चैंपियन बनते देखने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वैसे तो मैच बढ़िया चल रहा था लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ जिससे WWE नेटवर्क को इसमें बहुत सारे कट लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैच के दौरान ट्रिश जैसे ही अपने फिनिश मूव स्टेटिस्फैक्शन देने वाली थी, मिकी ने उनके एक ऐसे बॉडी पार्ट को पकड़ लिया जिसे यहाँ कहना भी मुश्किल है। इस वजह से ट्रिश को मजबूरन अपना फिनिश मूव रोकना पड़ा। वैसे ये सीन तो WWE नेटवर्क पर अभी भी मौजूद है, लेकिन WWE को उस समय पर दर्शकों को दिखाना पड़ा जब मिकी जेम्स ने अपनी उंगलियां चाट ली। WWE ने एक और मूव को हटाने का फैसला किया जब मिकी ने स्टेटिस्फैक्शन मारने की कोशिश के चलते सब कुछ खराब कर दिया था और मैच के रिजल्ट को साफ करने के लिए और ज्यादा कट लगा दिया। नंबर 7, द रॉक कॉन्सर्ट वॉल्यूम 1। पूरी तरह से साफ सुथरे और बहुत बड़े सेलिब्रिटी ड्वेन जॉनसन, या जैसे कि मैं और मेरे जैसे उनके बहुत सारे फैंस उन्हें बुलाते हैं, द रॉक हॉलीवुड की एक उन हस्तियों में से एक हैं जिनके जिंदगी के हर छोटी चीज के पीछे बहुत ज्यादा प्लान दिया जाता है। एक और जब किसी चीज को लेकर पब्लिक में कमेंट करने की बात आती है तो वो हर एक कदम सोच समझ कर उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर पागलपन से भरे एटीट्यूड एरा में स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में सबसे इलेक्ट्रीफाइंग स्टार अक्सर अपने ओपोनेंट की भारी बेइज्जती करते थे और कई मौकों पर उन्होंने मजाक में हद ही पार कर दी।
उनके एटीट्यूड एरा के कुछ कंटेंट शायद समय के साथ अच्छे नहीं रह गए, लेकिन ये अभी भी नेटवर्क पर मौजूद है। हालांकि उनका 2003 का रॉक कॉन्सर्ट अब आपको नहीं मिलेगा। द ग्रेट वन शानदार फॉर्म में थे, गाना गाते हुए सैक्रामेंटो के फैंस और रेसलमेनिया के ओपोनेंट स्टीव ऑस्टिन का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन अब शो का ये गाना गाने वाला हिस्सा नेटवर्क से गायब है और सेगमेंट में सीधे स्टोन कोल्ड की दमदार एंट्री दिखाई जाती है। तो WWE ने अब तक के सबसे आइकॉनिक रॉ सेगमेंट्स में से एक को क्यों हटा दिया? शायद इसका जवाब सच में किसी को नहीं पता। हालांकि माना यह जाता है कि क्योंकि द रॉक विल्बर्ट हैरिसन के गाने कैंसस सिटी की पैरोडी कर रहे थे, इसलिए शायद कॉपीराइट का इशू हो सकता है। नंबर 6, क्रिस बेनवास ईरी प्रोमो। क्रिस बेनवा को लेकर WWE नेटवर्क में हमेशा किसी न किसी वजह से झगड़े होते रहे हैं, वो भी तब से जब नेटवर्क था भी नहीं। हालांकि रैबिट वुल्वरीन्स के ज्यादातर मैच और यादगार लम्हे अभी भी मौजूद हैं। WWE कभी भी उनके 2004 के हार्ड नॉक्स डॉक्यूमेंट्री प्रोफाइल जैसी चीजें अपलोड नहीं करेगा और उनके मैच के डिस्क्रिप्शन में कभी भी उनका असली नाम नहीं होता है। इसकी जगह WWE उनके मैचों में सिर्फ क्रिस बेनवा के ओपोनेंट्स के नामों का जिक्र उस मैच टाइप के साथ करता है। वैसे ये बात तो बिल्कुल सच है कि वे प्रोमोज और इंटरव्यूज में वो उतना कुछ खास नहीं कर पाते थे। उनके ऐसे ही एक सेगमेंट को नेटवर्क से हटा दिया गया। 6 फरवरी 2003 को स्मैकडाउन के एक एपिसोड में मेन इवेंट में कर्ट एंगल के साथ अपने WWE टाइटल मैच से पहले क्रिस बेनवा ने कुछ हफ्ते पहले रॉयल रंबल में अपने पिछले मुकाबले के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू दिया। माना जाता है कि WWE ने इसलिए इसे हटा दिया क्योंकि इसमें क्रिस बेनवा ने खुद से अपने बीवी और बच्चों का जिक्र किया था और जिसके बाद ओलंपिक हीरो बीच में आ गए। WWE को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है कि वे बेनवा से जुड़े मामलों से कैसे निपटते हैं और WWE उस पुरानी दुर्घटना की यादों को कुरेदना नहीं चाहता, इसलिए इसे हटाने का फैसला जरूरी था। नंबर 5, जेरी स्प्रिंगर्स टू हॉट फॉर टीवी एपिसोड 1। आपको जेरी स्प्रिंगर्स टू हॉट फॉर टीवी याद ही होगा, है ना? जरूर याद होगा, कैसे नहीं याद होगा। WWE ने ओरिजिनल नेटवर्क कंटेंट बनाने के लिए जाने माने चैट शो होस्ट को बुलाया। उन्होंने WWE के इतिहास के ऐसे पल दिखाए जिन्हें टू हॉट फॉर टीवी माना गया, लेकिन शायद आपको पता ही हो कि ऐसा था नहीं, क्योंकि उन्होंने जो भी दिखाया उसमें से ज्यादातर फुटेज पहले ही टेलीविजन पर दिखाया जा चुका था। असल में उन्हें इसका नाम बदलकर टू हॉट फॉर द WWE नेटवर्क रख देना चाहिए था, क्योंकि उनके 10 एपिसोड में से एक गायब हो चुका है। असल में ये शो का पहला एपिसोड था जिसका नाम लव हर्ट्स था, जो अब आपको देखने नहीं मिलेगा। जैसा कि आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस एपिसोड में WWE की कुछ अजीबोगरीब रोमांस स्टोरी लाइन दिखाई गई, जैसे कि बिली और चक की कमिटमेंट सेरेमनी और डॉन मैरी और अल विल्सन के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप। क्या कोई ऐसी चीज थी जिसकी वजह से WWE को इस खास एपिसोड को नेटवर्क से हटाना पड़ा? ये कहना तो मुश्किल है। हो सकता है कि WWE ने और ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया हो, क्योंकि इस शो के ज्यादातर कंटेंट अभी भी दूसरे जगहों पर मौजूद हैं। नंबर 4, ब्रेट हार्ट इन स्टैम्पीड रेसलिंग। WWE नेटवर्क पर ब्रेट हार्ट के बहुत सारे कंटेंट मौजूद हैं और साथ ही स्ट्रीमिंग के लिए उनके WWE और WCW के समय की बहुत सारी वीडियो भी मौजूद हैं। लेकिन आप हिटमैन के एक एरा का मजा नहीं उठा पाएंगे। वो है WWE के पहले उनके पिता स्टीव हार्ट की कंपनी स्टैम्पीड रेसलिंग में बिताए उनके दिन। 2020 की गर्मियों के दौरान WWE ने चुपचाप एक्सीलेंस ऑफ एग्जीक्यूशन के स्टैम्पीड वाले कुछ डॉक्यूमेंट्रीज को हटा दिया और नेटवर्क से पहले ही स्टैम्पीड रेसलिंग के पूरे एपिसोड डिलीट किए जा चुके थे। इसमें द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वाज और द बेस्ट देयर एवर विल बी, हार्ट एंड सोल, द हार्ट फैमिली एंथोलॉजी, ब्रेट हार्ट, द डंजन कलेक्शन, ग्रेटेस्ट राइवलरीज, ब्रेट हार्ट वर्सेस शॉन माइकल्स, WWE's टॉप 50 सुपरस्टार और मोस्ट पावरफुल फैमिलीज इन रेसलिंग जैसे टाइटल शामिल थे। वैसे तो इसे सेगमेंट को काटने के पीछे की वजह किसी को बताई नहीं गई थी, लेकिन थोड़ी छानबीन के बाद ये समझ आता है कि हार्ट का स्टैम्पीड फुटेज ही असली कारण था। स्टैम्पीड रेसलिंग लाइब्रेरी पर WWE का हक है, लेकिन उस समय ब्रेट के पास अपने खुद के मैचों के राइट्स थे, क्योंकि ब्रेट हार्ट ने अपने पिता के मरने से पहले से कुछ फुटेज के अधिकार खरीदे थे। वैसे ये साफ है कि WWE के हॉल ऑफ फेमर फुटेज का इस्तेमाल करने को लेकर राजी नहीं हो सके। नंबर 3, JBL's जजमेंट डे प्रोमो। बियर पीकर बार में बवाल मचाने वाले टैग टीम स्पेशलिस्ट ब्रैड शॉ का अचानक वॉल स्ट्रीट से काम करने और मैक्सिकन से नफरत करने वाले मेन इवेंट स्टार बन जाना काफी ज्यादा अजीब तो था। कुछ फैंस को तो ये बात हजम ही नहीं हो रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए WWE ने नफरत से भरी बातें और चौंका देने वाली हरकतों का इस्तेमाल किया, जैसे एल पासो हाउस शो में टॉल टेक्सन की वजह से एडी गुरेरो की मां को दिल का दौरा पड़ गया। जजमेंट डे 2004 में लैटिनो हिट के सामने अपने WWE मैच से पहले JBL पहले से ही आग भड़का चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने प्री मैच प्रोमो के जरिए आग में घी डालने का फैसला किया।
गुरेरो की एंट्री के पहले उन्होंने माइक पकड़कर पूरे 2 मिनट तक स्पेन के लोगों के बारे में अनाप शनाप बोला। ये शो लॉस एंजलिस में हो रहा था, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा स्पेनिश है। जिसके बाद JBL ने कहा कि उन्होंने अपनी मेक्सिको से आई मेड को काम से निकाल दिया है क्योंकि वो चोरी कर रही थी और वो गुरेरो की मां को अपनी नई मेड के तौर पर नौकरी देना चाहते हैं जैसे ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। ये अपने आप में ही बहुत ही घटिया बयान था। इससे उन्हें फैंस की वही प्रतिक्रिया मिली जो उन्होंने सोची थी, लेकिन शायद आप ये समझ सकते हैं कि WWE को ऐसा क्यों लगा कि इसे हटा देना ही सही होगा। नंबर 2, DX's नेशन ऑफ डोमिनेशन पैरोडी। WWE की हिस्ट्री में कोई ऐसा दौर नहीं है जो एटीट्यूड एरा की तरह फेमस हो। हाँ, हर कोई हद से ज्यादा ही था और ये काफी रोमांचक था और इसकी रेटिंग भी रिकॉर्ड तोड़ थी। लेकिन इस दौर के कई सारे कंटेंट समय के साथ उतने ही अच्छे हुए जितने कि आपके 3 हफ्ते पहले खोले गए दही के पैकेट जिसे आप वापस फ्रिज में रखकर भूल गए। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है डी जनरेशन एक्स का। देखो, मैं WWE के इस बकवास को बर्दाश्त कर सकता हूँ कि कैसे ग्रीन और ब्लैक ग्रुप ने एक टैंक के साथ WWE पर हमला कर दिया और उनके वेन्यू के करीब सिर्फ जीप नहीं चलाकर नहीं वापस आ गए, लेकिन उनकी कुछ हरकतें तो कभी माफ नहीं की जा सकती। अगर इसे आज के हिसाब से देखा जाए तो लगता है WWE इस बात को मानता है, कम से कम DX की रॉ के 6 जुलाई 1998 के एपिसोड में नेशन ऑफ डोमिनेशन की पैरोडी के मामले में तो जरूर, क्योंकि ये अब नेटवर्क पर मौजूद नहीं है। जेसन सेंसेशन का ओवेन हार्ट की शानदार नकल या पैरोडी के अलावा पूरा शो ही एक बहुत बड़ा फेल्योर था, जिसमें ट्रिपल एच, रोड डॉग, बिली गन और एक्सपेक्ट का चेहरा काला करके अपने साथियों को बहुत ज्यादा बेइज्जत करना शामिल था और उस पुराने सड़े हुए दही की तरह WWE ने इसे बाहर फेंकना ही बेहतर समझा। नंबर 1, बफ ब्लैक फेस। क्या आपको लगता है कि अपने प्राइम टाइम टेलीविजन शो में काले रंग से चेहरे का इस्तेमाल करने में WWE अकेला है? और अभी तो मैंने उस आर्टिस्ट के बारे में जिसे पहले गोल्ड डस्ट के नाम से जानते थे वर्सेस फ्लैश फंक के बारे में बताया ही नहीं। अगर हाँ तो आप गलत हैं, क्योंकि WWE जो भी कुछ करता है उसे WCW और भी घटिया तरीके से करने में माहिर है। मुझे लगता है शायद उनको इसकी काफी प्रैक्टिस हो गई होगी और इस तरह के घटिया काम करने के लिए WCW रोस्टर में कौन सा ऐसा रेसलर होगा जो हमेशा तैयार होगा। जाहिर सी बात है कि वो बफ बैकवेल ही हो सकते हैं। बफ पक्के तौर पे ताकतवर थे और उनके पास कुछ अलग ही काबिलियत थी, जैसे 19 जुलाई 1999 के नाइट्रो एपिसोड में अपनी स्किन को डार्क बनाने के लिए उन्होंने कुछ लगाकर अपनी काबिलियत दिखाई थी ताकि वो अर्नेस्ट द कैट मिलर की पैरोडी कर सके। ओह, और उसके साथ मिलर के मैनेजर सनी ओनी की पैरोडी करने वाला कोई और भी था जो 10 रुपए के हेलोइन मास्क की तरह लग रहा था। अगर ये सुनकर आपको अजीब नहीं लगा तो मुझे यकीन है कि आगे का रेसिस्ट प्रोमो देखकर तो पक्का अजीब लगेगा। सच में ये सब काफी घटिया था और इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है कि इसे नेटवर्क से हटा दिया गया है। ये सुनकर भी आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए कि सनी ओनो उन लोगों में से एक थे जिन्होंने WCW के खिलाफ एक नस्लीय भेदभाव का मुकदमा चलाया था, या फिर इस बात में कि रोड वाइल्ड पे पर व्यू इवेंट में मैच से पहले मिलर ने बैकवेल को सच में घूसा मारा था।